भारत पुतिन के रूस के साथ क्यों खड़ा है? 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के चौतरफा आक्रमण की शुरुआत के बाद से भारत सरकार और भारतीय जनता के बड़े हिस्से पुतिन के पक्ष में रहे हैं। भारतीय सोशल मीडिया पर हश स्टैंड विथ पुतिन और हश स्टैंड विथ रसिया जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और भारत सरकार ने यह प्रदर्शित किया, शायद सबसे विशेष रूप से आक्रमण की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का समर्थन करने से इनकार करके कि वह यूक्रेन में पुतिन की कार्रवाइयों पर रूस के साथ अपने मजबूत संबंधों को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन की स्थिति के प्रति भारत का दृष्टिकोण शायद ही आश्चर्यजनक या असामान्य है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंधों को उच्च स्तर के राजनीतिक और रणनीतिक विश्वास द्वारा आकार दिया गया है। इन वर्षों में रूस और भारत ने नियमित रूप से समान रुख अपनाया और विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन किया। आपसी विश्वास पर आधारित साझेदारी शुरू से ही मॉस्को ने एशिया में अमेरिकी और चीनी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए भारत के साथ अपने गठबंधन को आवश्यक माना और भारत ने हमेशा उस लाभ का आनंद लिया जो रूस जैसी प्रमुख शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रदान किया गया था। 1961 में जब भारत ने गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाली औपनिवेशिक संप्रभुता को समाप्त करने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया, उदाहरण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने भारत की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव रखा और अपनी सरकार से अपने सैनिकों को तुरंत वापस लेने का आह्वान किया, लेकिन सोवियत संघ ने प्रस्ताव का विरोध किया। 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने उस समय की महाशक्ति के साथ भारत के गठबंधन को औपचारिक रूप दिया और यकीनन दक्षिण एशिया में इसकी प्रमुखता सुनिश्चित की। सोवियत संघ और बाद में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के लिए रूस का समर्थन भी अथक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। 1955 में कश्मीर पर भारतीय संप्रभुता के लिए समर्थन की घोषणा करते हुए सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने कहा, हम इतने करीब हैं कि अगर कभी आप हमें पहाड़ की चोटियों से बुलाएंगे तो हम आपके पक्ष में दिखाई देंगे। तब से मॉस्को कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ एक सुरक्षा कवच रहा है। सोवियत संघ ने 1957, 1962 और 1971 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को वीटो कर दिया, जिसमें कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान किया गया था, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है, और इसने सामान्य रूप से भारत-पाक संघर्ष पर एक समान रुख अपनाया। भारत में राजनीतिक स्पेक्ट्रम में इस तरह के रुख की सराहना की गई। 1978 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के संस्थापक सदस्य, जिन्होंने 1998 और 2004 के बीच भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, उदाहरण के लिए सोवियत संघ के साथ अपने वैचारिक मतभेदों को अलग रखा और भारत में एक सोवियत प्रतिनिधिमंडल को बधाई देते हुए कहा, हमारे देश को अकेले सोवियत संघ में एकमात्र विश्वसनीय मित्र मिला। जनवरी 2020 में कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए चीन के नेतृत्व वाले धक्का के बाद संयुक्त राष्ट्र में रूस के पहले उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पॉलिंस्की ने ट्वीट किया, यूएनएससी ने बंद परामर्श में कश्मीर पर चर्चा की। रूस भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के सामान्यीकरण के लिए दृढ़ता से खड़ा है। हम आशा करते हैं कि उनके बीच मतभेद द्विपक्षीय प्रयासों के माध्यम से सुलझा लिए जाएंगे। लगभग उसी समय जब कई देशों के दूतों ने कश्मीर जाने के अपने इरादे की घोषणा की, तो भारत में रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए यात्रा करने का कोई कारण है।
यह भारत के संविधान से संबंधित एक आंतरिक मामला है। यह रूस के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग मानते हैं कि यह एक मुद्दा है, जो कश्मीर की स्थिति के बारे में चिंतित हैं, जो कश्मीर में भारतीय नीतियों पर संदेह करते हैं, वे यात्रा कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं। हमने इसे कभी संदेह में नहीं रखा। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के कारण राजनीतिक ताकत नहीं हो सकती है, लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत बाद सोवियत संघ के साथ रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश करने के बाद से इसने मॉस्को के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, उदाहरण के लिए 1956 में भारत ने सोवियत संघ द्वारा हंगरी की क्रांति के हिंसक दमन की सार्वजनिक रूप से निंदा करने से परहेज किया। यह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी तौर पर मॉस्को के कार्यों के आलोचक होने के बावजूद एक दशक से भी अधिक समय बाद 1968 में जब सोवियत सेना ने प्राग स्प्रिंग को कुचलने के लिए चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद के निचले सदन में एक निराशाजनक भाषण दिया, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मॉस्को की आलोचना करने से परहेज किया। आक्रमण की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव पर भारत ने बाद के वोट से परहेज किया। जब सोवियत संघ ने 1979 में नए सोवियत समर्थक शासन का समर्थन करने के लिए अफगानिस्तान में प्रवेश किया, तो भारत में कई प्रधानमंत्री चरण सिंह सहित ने आक्रमण का कड़ा विरोध किया। हालांकि दशकों से कई सोवियत वीटो के लाभार्थी होने के कारण भारत ने एक बार फिर सोवियत संघ की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में मतदान से परहेज किया। ऐसा करने वाला वह अकेला गुटनिरपेक्ष देश था। सोवियत संघ के पतन के बाद से रूस ने भारत के साथ अपने विशेष संबंध बनाए रखने के लिए काम किया है। 2000 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। 2010 में इस रणनीतिक साझेदारी के एक दशक को चिह्नित करते हुए दोनों देशों ने विशेष और रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। इस विशेष साझेदारी के हिस्से के रूप में रूस ने कश्मीर पर अपने भारत समर्थक रुख की पुष्टि की। 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, तो मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन रूस ने एक बार फिर इसे भारत के लिए एक आंतरिक मामला माना। 2000 के दशक में मॉस्को समर्थक वोटिंग रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसमें दूसरे चेचन युद्ध में रूस के बल के अनुपातहीन उपयोग की निंदा की गई थी। 2008 में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार के साथ इसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के खिलाफ भी मतदान किया, जिसने अबकाजिया में रूस के अभियान से विस्थापित लोगों के वापसी का अधिकार घोषित किया। भारत ने रूस द्वारा समर्थित असद शासन की आलोचना करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2013 और 2016 के प्रस्तावों में भी मतदान से परहेज किया। अपेक्षित रूप से 2014 में इसने रूस के क्रीमिया पर आक्रमण की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से भी परहेज किया और 2020 में इसने यूक्रेन द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसमें क्रीमिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई थी। एक बहुआयामी रिश्ता। हालांकि रूस और भारत के बीच संबंध केवल संयुक्त राष्ट्र के वीटो और अनुकूल राजनीतिक बयानों पर निर्भर नहीं है। दशकों पुराना भारत रूस गठबंधन आर्थिक और सामरिक मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग के लंबे इतिहास से भी जुड़ा है। सोवियत संघ अपने पतन तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तेल और गैस और खनन सहित भारत के घरेलू उद्योगों की स्थापना में सोवियत आर्थिक योगदान और तकनीकी जानकारी आवश्यक थी। सोवियत संघ ने भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की।
अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के इंटेकोस्मॉस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा किया था। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शुरू से ही रूस और भारत के द्विपक्षीय संबंधों के केंद्र में रहा है। रूसी इतिहासकारों, दार्शनिकों और कलाकारों ने क्रांतिकारी और साहित्यिक भारतीय हस्तियों के लिए अपनी प्रशंसा और सम्मान व्यक्त किया है। शीत युद्ध की ऊंचाई के दौरान हिंदी फिल्मों को रूसी में डब किया गया था और मस्कोवाइट्स के बीच बेहद लोकप्रिय थे। सोवियत संघ ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी काफी प्रयास किए कि रूसी शास्त्रीय ग्रंथ भारत में उपलब्ध हों। ऐसे प्रकाशन घर स्थापित किए जो पूरी तरह से भारतीय बाजार पर केंद्रित थे। बेशक भारत रूस संबंधों का सबसे स्थायी पहलू दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग रहा है। कहा जाता है कि सोवियत संघ ने कई बेड़े को लैस करने के लिए पर्याप्त सैन्य हार्डवेयर के साथ वर्षों के दौरान भारत की आपूर्ति की थी। इसमें विमान वाहक, टैंक, बंदूकें, लड़ाकू जेट और मिसाइल शामिल हैं। सोवियत संघ भी भारतीय नौसेना के निर्माण के लिए केंद्रीय था और 1980 के दशक में उसने भारत को एक परमाणु संचालित पनडुब्बी भी पट्टे पर दी थी। सोवियत काल की यह विरासत 1991 के बाद भी कायम है। माना जाता है कि रूसी मूल के हथियार आज भारतीय सशस्त्र बलों के हार्डवेयर का 60 से 85% हिस्सा हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस 2016 और 2020 के बीच भारत का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक हथियार निर्यातक था। इसके सबसे बड़े आयातक के रूप में भारत को रूसी हार्डवेयर का 23% प्राप्त हुआ। बेशक 2011 से 2015 की तुलना में भारत को निर्यात में 53% की गिरावट आई है। हालांकि कार्यों में कई हालिया सौदे हैं। इसमें अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली खरीदने का सौदा, AIP संचालित पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण का एक रूसी प्रस्ताव, साथ ही 2 रूसी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बियों को पट्टे पर देने की योजना शामिल है। आगे एक मुश्किल रास्ता। मजबूत राजनयिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के इस लंबे इतिहास के आलोक में यह शायद ही आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार और जनता ने बड़े पैमाने पर रूस के साथ खड़े होने का फैसला किया, क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निंदा का सामना करना पड़ा। भारत एक बनाए रखना चाहता है रूस के साथ सकारात्मक संबंध हैं, क्योंकि उसे अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से चीन के साथ अपने क्षेत्रीय संघर्षों को हल करने में मॉस्को के समर्थन की आवश्यकता है। यह रूस से आर्थिक और सैन्य समर्थन का आनंद लेना जारी रखना चाहता है। इसके अलावा जैसा कि रूस ने कश्मीर जैसे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का बार बार समर्थन किया, कई भारतीयों को लगता है कि अब एहसान वापस करने की उनकी बारी है। आने वाले हफ्तों और महीनों में रूस के लिए समर्थन बनाए रखना भारत के लिए आसान नहीं होगा। विशेष रूप से मॉस्को गंभीर प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, आधिकारिक तौर पर एक अछूत राज्य बनने के करीब आता है। हालांकि भारत को परिया राज्यों के साथ आवश्यकता आधारित साझेदारी बनाए रखने का अनुभव है। उदाहरण के लिए अमेरिका के बढ़ते दबाव के बावजूद उसने ईरान के साथ ऐसा किया। इसके अलावा मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुतिन जैसे अन्य सत्तावादी नेताओं के साथ मजबूत संबंध बनाए, जिन्हें हाल के वर्षों में मानवाधिकार, लोकतंत्र और प्रवास जैसे मुद्दों पर अपनी बयानबाजी और कार्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बहुत आलोचना मिली थी। मोदी ने लोकलुभावन दक्षिणपंथी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ब्रोमास का प्रसिद्ध आनंद लिया। इजराइल के दूरदराज नेता बेंजामिन नेतन्याहू के तहत इजराइल ने भारत के साथ एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक गठबंधन की नींव रखी। 2020 में ब्राजील के दूरदराज राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो नई दिल्ली में भारत के वार्षिक गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत रूस के लिए अपना समर्थन बनाए रखेगा, चाहे वह कुछ भी करे। हाल के वर्षों में नई दिल्ली पश्चिम के साथ अपने संबंधों को तेजी से मजबूत कर रही है और जल्द ही मॉस्को के साथ
अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखना उसके लिए बहुत महंगा हो सकता है। वास्तव में अगर रूस यूक्रेन में निर्णायक जीत हासिल करने में विफल रहता है या प्रतिबंधों के कारण एशिया में अपने आर्थिक और सैन्य प्रभाव को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, तो भारत सरकार को पुतिन पर अपने रुख का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। जैसा कि दीपा भस्ती ने हाल के एक निबंध में बताया, एक पीढ़ी के लिए जो भारत में उस बहुत ही अजीब अवधि के कगार पर आ गई थी जब समाजवाद समाप्त हो गया था और पूंजीवाद पूरे दिल से गले लगा रहा था। ये किताबें एक तरह की भावनात्मक सामग्री बनी हुई हैं। रूसी कहानियों में चित्रित दुनिया एक विदेशी थी। मौसम, नाम, भोजन और अग्रभाग में भिन्न। लेकिन सस्ती किताबों ने इसे एक ऐसी दुनिया बना दिया जिसके पाठक इसे छूने, महसूस करने और अच्छी तरह से जानने में सक्षम महसूस करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।